रेखा, देखना, एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर कृषि विभाग में बड़ा अफसर बनेगा। बिरजू ने अपनी पत्नी रेखा से कहा, सही कह रही हो आप, हमारा छोरा है ही इतना होनहार। हर साल परीक्षा में पहले नंबर पर आता है, इस बार भी चौथे नंबर से पास होगा। ये क्यों नंदू, सही कह रही हूं ना मैं? रेखा ने अपने बेटे नमन उर्फ नंदू से कहा। नंदू 14 वर्षीय लड़का जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो पढ़ाई के साथ साथ हर काम में काफी तेज है। नंदू का एक ही सपना है, पढ़ लिख कर अपने देश के किसानों के हित में काम करना। यही सपना दिखाकर बिरजू ने उसे बड़ा किया है। अपने पिता का सपना ही अब उसका सपना बन चुका है। बिरजू एक खेतिहर परिवार से है और राजस्थान के एक गांव में रहता है। पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के काम को ही बिरजू ने भी अपनाया, लेकिन बदलते समय में किसानों की हालत बेहद नाजुक होती गई। बिरजू के परिवार का पेट पालन खेती से होने वाली आमदनी से होता है, लेकिन आज के महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे जीवन यापन करना दुर्भर हो गया है। हालांकि बिरजू के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत है और वो जो भी फसल उगाता उसे सीधे मंडी में बेचता। ज्यादा आमदनी नहीं होने की वजह से नंदू का एडमिशन भी एक सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। बिरजू का खेत ऐसी जगह पर है जिसकी कीमत पहले से 4 गुना बढ़ गई है। उस जमीन के बहुत खरीदार हैं, लेकिन बिरजू के परिवार का तो पेट पालने का जरिया ही वो खेत है, तो कैसे उस जमीन को बेच दे। गांव के साहूकार हरिकिशन महाजन ने बहुत बार बिरजू से उस खेत को बेचने को कहा, लेकिन हर बार बिरजू उन्हें मना कर देता। इस बात से हरिकिशन के अभिमान को काफी ठेस पहुंची। वो बिरजू पर बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने साम दाम दंड भेद अपना कर वो जमीन हथियाने की ठान ली। एक दिन बिरजू अपनी फसल बेचने गांव से शहर को गया और रास्ते में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, या कहे कि हरिकिशन ने कराया। वो जख्मी हालत में वही सड़क पर बहुत देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। उसकी सारी फसल भी वहां सड़क पर गिर गई। गरीब किसान समझ कोई मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको बस इसी बात का डर कहीं वो उसकी मदद कर खुद कानून के शिकंजे में ना फंस जाए। बिरजू का खून लगातार बहता रहा। लोगों की भीड़ में किसी को तो तरस आया उस पर और पुलिस को कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची और बिरजू को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बारे में पता कर उसके घरवालों को हॉस्पिटल बुलाया गया। रेखा और नंदू फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे और बिरजू की हालत देख दोनों का बुरा हाल हो गया। बिरजू का खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने रेखा से कहा, देखिए, इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ गांव में तो इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए आपको इन्हें शहर के अस्पताल में ही लेकर जाना होगा। शहर के नाम से ही रेखा और नंदू डर गए। उन्हें लगा कि मोहन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, तभी डॉक्टर उन्हें शहर ले जाने की कह रहे हैं। रेखा ने कपकपाते हुए पूछा, शहर जाने का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, ऑपरेशन में कम से कम 50-60 हजार का खर्चा तो आएगा। रेखा बड़बड़ाते हुए, इतने पैसे? डॉक्टर, क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है? रेखा रोते हुए, नहीं डॉक्टर साहब, हम ठहरे गरीब किसान, इतनी नकदी हमारे पास कहाँ से आए? मेरे पति तो शहर फसल ही बेचने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही। रेखा बिलख बिलख कर रोने लगी और उन्हें देख नंदू भी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पैसों का बंदोबस्त कीजिए जल्द से जल्द। रेखा और नंदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने पैसे कहाँ से लाए? पुलिस द्वारा उनकी सारी फसल भी जब्त कर ली गई। आखिर पुलिस वाले भी ठहरे पैसे और पौवा के गुलाम। साहूकार के दबाव में पुलिस ने बिरजू के परिवार को फसल नहीं दी, जिससे मजबूरन उन्हें साहूकार से मदद लेनी ही पड़ी। नंदू को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो साहूकार के घर गया। हरिकिशन के कदमों में झुककर मदद के लिए भीख मांगने लगा। साहूकार उसे इस तरह हंसते देख अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे तो मिल जाएंगे छोरे, लेकिन बदले में कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा तुझे। रेखा रोते हुए बोली कि हमारे पास तो देने को कुछ है भी नहीं सेठ जी, हम क्या गिरवी रखेंगे? कृपा करके हमारी मदद कर दो सेठ जी, हम जल्द ही आपका सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। हमारी मदद कर दो सेठ जी।
मेरे पति की जान बच जाएगी, हमारी दुआ लगेगी आपको, कृपा करो हमारे पे। साहूकार हंसते हुए बोला, देख ये तो धंधे का उसूल होता है, पैसे के बदले कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे तुझे। नंदू रोते हुए बोला, आप मुझे काम पर रख लो सेठ जी, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर सेवा करूंगा और पगार भी नहीं लूंगा, पर अभी पैसे दे दो हमें, नहीं तो मेरे पापा मर जाएंगे सेठ जी। नंदू उनके सामने हाथ जोड़े रोते गिड़गिड़ाते बैठा रहा। साहूकार ने उसे उठाया और कहने लगे, ऐसे दू खबरी बातें ना कर तू, मेरा तो दिल ही पसीज गया। वैसे एक काम तो हो सकता है। नंदू और रेखा सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। तब साहूकार कहने लगा, तुम्हारी वो खेत वाली जमीन उसे गिरवी रख सकते हो मेरे पास, उसके बदले मैं पैसे भी दे दूंगा और तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा मेरे पास। बोलो मंजूर है तुम लोगों को तो? थोड़ी देर सोचने के बाद नंदू ने साहूकार को खेत गिरवी रखने के लिए हाँ कह दिया। रेखा उसे मना भी करने लगी कि वो उसके पापा की पूंजी है, लेकिन नंदू नहीं माना। इस वक्त उसके लिए अपने पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। नंदू रेखा से कहने लगा, माँ अभी पापा की जान बचाना सबसे जरूरी है। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था, हमें जल्दी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो पापा की जान भी जा सकती है। पापा की जान से बढ़कर तो वो जमीन नहीं है ना माँ। रेखा कुछ बोलती उससे वो साइकिल लेकर घर की ओर भागा और घर से जमीन के कागज लाकर साहूकार के हाथों में थमा दिए। साहूकार ने अपने नौकर को पैसे लाने का इशारा किया। साहूकार नंदू के कंधे पर हाथ रख कहने लगा, तू बड़ा ही समझदार है छोरा, खूब आगे जाएगा तू। साहूकार के आदमी ने उन्हें पैसे लाकर दिए। वो पैसे नंदू के हाथ में थमाते हुए बोला, ले छोरा ये रहा तेरे बाप के इलाज के लिए पैसा, पूरा 60,000 है, लेकिन तेरे को इस पर 3 रुपया सैकड़ा हर माह के हिसाब से ब्याज देना होगा। नंदू छोटा है और उसने बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। उसे समझ नहीं आया कि कितना ज्यादा ब्याज बनेगा। साहूकार ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और जमीन हथियाने की अच्छी चाल चली। नंदू और रेखा पैसे लेकर बिरजू को शहर के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उसके सिर का ऑपरेशन कामयाब हुआ और बिरजू की जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रुकने के बाद बिरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन उसे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। नवंबर का महीना आ गया और खेत में बुवाई का यह अंतिम समय होता है। बिरजू की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खेत पर जाकर काम कर सके। रेखा के लिए अकेले सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। बिरजू को दिन रात यही चिंता सताने लगी कि वो इतनी बड़ी रकम चुकाकर कैसे अपनी जमीन साहूकार से वापस लेगा। नंदू छोटा लेकिन बेहद समझदार और तीव्र बुद्धि वाला है। अपने पापा को परेशान देख वो कहने लगा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत पर जाकर काम करूंगा। बिरजू, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है बेटा, और तेरा स्कूल भी तो है ना अभी। नंदू, आप ही कहते हैं ना, अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है ना पापा। मैं सब कर लूंगा पापा, और माँ भी तो है मेरी मदद के लिए। बिरजू, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन। नंदू, लेकिन कुछ नहीं पापा, आप मुझे बताते जाना क्या करना है, मैं सब कर लूंगा। थोड़ा बहुत तो अनाज पैदा होगा। बिरजू खुश होकर उसे आशीष देने लगा। नंदू सुबह सूरज उगने से भी पहले उठता, अपनी माँ के साथ दिन भर खेतों में बुवाई का काम करता। वो खाना भी वहीं पर ही खाता। सुबह घर से निकलता और रात को ही घर में घुसता। दिन कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। नंदू का स्कूल जाना भी छूट गया। बिरजू को इस बात को बहुत मलाल रहता। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगा। नंदू ने जल्द ही बुवाई का काम खत्म किया। उनकी बस यही दुआ थी कि फसल अच्छी हो जाए तो साहूकार का कर्ज जल्दी चुका पाएंगे, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। दिसंबर में नंदू के स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी। एक तरफ खेत का काम और दूसरी ओर उसकी पढ़ाई। दिसंबर की कड़कती ठंड, चारों ओर घना कोहरा और अंधकार तथा शरीर को कंपित कर देने वाली ठंडी हवाएं, जिसमें किसी के लिए भी बिस्तर से निकलना आसान नहीं होता। एक बच्चा सुबह 3 बजे उठकर खेत पर जाता और खेतों में पानी देता। कभी कभी बिजली ना आने की वजह से उसे सिंचाई के लिए पानी कुएं से खींचना पड़ता। खेतों में पानी देकर वो वहीं नहा धोकर स्कूल के लिए निकल जाता।
परीक्षा देने के बाद स्कूल से सीधे खेत पर पहुंचता और वहीं रहकर ही वो फसल का पूरा ध्यान रखता। बीच बीच में थोड़ा बहुत समय निकालकर वो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता। रात को घर जाकर खाना खा फिर पढ़ने बैठ जाता। दिन भर काम के बाद इतनी थकान हो जाती कि वो ज्यादा देर पढ़ भी नहीं पाता और सो जाता। रात को सबके सोने के बाद नंदू सोता और सबके उठने से पहले उठ जाता। छोटू ने सोचा था कि 8वीं में अच्छे से पढ़ाई कर वो नवोदय की परीक्षा देगा। अगर वो उस परीक्षा में पास हुआ तो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे उसे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसलिए नंदू कड़ी मेहनत करता। जनवरी के अंत में बहुत तेज बारिश हुई। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि देख सभी का मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अधिक बारिश फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बिरजू ने नंदू को फसल पर कीटनाशक छिड़कने की भी सलाह दी। बिरजू जो भी कहता नंदू बिल्कुल वैसा ही करता। वो अपने स्कूल में भी विज्ञान विषय के अध्यापक से खेती की आधुनिक तकनीकों के विषय पर जानकारी लेते रहता। फसल के साथ खरपतवार के रूप में उगने वाले पालक, बथुआ, मेथी आदि को नंदू घर घर जाकर बेचता, ताकि पाई पैसे जमा कर सके। मार्च में नंदू की 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। मार्च के मध्य से ही फसल की कटाई का समय शुरू हो जाता है। नंदू खेत और परीक्षाएं दोनों में तालमेल बिठा समय से परीक्षा भी देता, लेकिन वो पढ़ाई को उचित समय नहीं दे पाता है। जैसे तैसे करके उसने परीक्षाएं तो दी। नंदू ने बुवाई देरी से की, इस कारण फसल काटने में थोड़ा विलंब हो गया। फसल कटती उससे पहले ही भगवान इंद्र का कहर बरस पड़ा। मार्च के अंतिम दिनों में मूसलाधार वर्षा और साथ में मोटे मोटे ओले फसल को चौपट कर गए। गेहूं बालियों में से झड़कर नीचे गिर गया। आलू बारिश की वजह से गलने लग गए। बिरजू तो अपना माथा पकड़ बैठ गया। नंदू का कोमल मन बेहद निराश हो गया। उसने पहली बार खेती का काम संभाला और पहली बार में ही बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बिरजू ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत खेत पर मदद कराने लगा। उन्होंने सारे गेहूं को इकट्ठा किया और जब अंत में फसल का हाल देखा तो आधे से ज्यादा गेहूं सड़कर काला पड़ गया। आलू की खुदाई की तो उसमें भी सिर्फ नुकसान ही हाथ लगा। खीरा, टमाटर आदि भी गलने लगे और इनमें कीड़े भी लगने लगे। बिरजू की मदद से नंदू ने सारे अनाज और सब्जियों को अलग अलग बोरों में भरकर बेचने के लिए तैयार किया। बिरजू शहर जाकर मंडी में फसल बेचने की हालत में अभी नहीं है और न ही वह नंदू को इस काम के लिए शहर भेजना चाहता है। नंदू ने उसे बहुत समझाया कि पापा मंडी में हमें सही दाम मिल जाएगा, लेकिन बिरजू उस एक्सीडेंट के कारण इतना डरा हुआ है कि वो नंदू को भेजने से साफ इनकार कर देता है। नंदू भी अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। बिरजू ने उसे फसल हरिकिशन साहूकार को ही बेचने को कहा, ताकि थोड़ा कर्ज का पैसा भी चुकता ही जाए। साहूकार ने जब उसकी फसल देखी तो झिड़कते हुए बोला, अरे ओ बिरजू, ये भी कोई अनाज पैदा किया है तूने? सारा सड़ा गला अनाज है और ये सब्जियां भी देख कैसे नरम पड़ गई हैं। इनका क्या दाम दूं तेरे को मैं? कूड़े बराबर है ये तो। बिरजू, नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो। मेरे बेटे की मेहनत का फल है, ये कुछ दाम तो लगाना होगा आपको। सारा अनाज खराब ना है सेठ जी। मैंने बढ़िया और खराब अनाज अलग अलग बोरों में भरा है। आप उसी हिसाब से उनके दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार, चल 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा पक्का करते हैं। बिरजू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है। मंडी में तो इसका दाम 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। साहूकार, गुस्से में, मंडी में ज्यादा ही अच्छा दाम मिल रहा है तो जा फिर मंडी में ही बेच अपना धान। बिरजू, मैं मंडी में जाने की हालत में ना हूँ सेठ जी, थोड़ी तो दया करो हमारे पे। साहूकार, मोह बनाते हुए, चल फिर 1100 के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। बिरजू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है, इसमें तो मेरी लागत भी ना निकलेगी। सही दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार, सही दाम लगा लूं। अनाज हाथ में लेकर ये तेरा माल बहुत चौखा है ना। सड़ा गला अनाज लेके एक तो मेरे पास आ गया और ऊपर से नखरे और दिखा रहा है। मंडी में बेचने जाएगा ना तो कोई खरीदेगा भी ना इसे। 1200 रुपये इस सही अनाज के और 700 रुपये क्विंटल इस सड़े हुए के लास्ट, इससे ज्यादा मैं ना दे सकता तेरे को इसके लिए। लेना है तो लेना तो जा यहाँ से। बिरजू ने मन महसूस कर हामी भर दी।
जब अनाज को तौला गया तो साहूकार ने हर क्विंटल में से 1 किलो वजन बोरों का, 1 से 2 किलो मिट्टी और कूड़े आदि के नाम का काट दिया। साहूकार ने कम दाम पर अनाज खरीद अच्छा मुनाफा कमा लिया। बिरजू को जो भी आमदनी हुई उसका कुछ हिस्सा उसने कर्ज उतारने के लिए साहूकार को ही दे दिया। बिरजू के हाथ ना फसल रही और ना ही पैसा। नंदू अपने पापा से इस बात के लिए काफी नाराज भी हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी नवोदय की परीक्षा होनी है, लेकिन वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी परीक्षा